अब इंशाल्लाह आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना काम हम। ठीक है जी। तो ये हमारा एक कोर्स है जो स्कॉलरशिप के हवाले से, मकसद मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। जो मेजर मोटे मोटे पॉइंट है जो कवर करेंगे वो बता देता हूँ। टाइप ऑफ स्कॉलरशिप कवर करेंगे, इसमें ये इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद कॉमनली जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अब स्पेसिफिक स्कॉलरशिप के लिए यकीनन डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन हम जो जनरली इस्तेमाल होते हैं वो सारे डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। आप कहीं भी अप्लाई करेंगे तो घूम फिर के वही डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने पड़ेंगे। और सिर्फ ये नहीं कि उन डॉक्यूमेंट्स के नाम देखेंगे, उनके आगे पूरी डिटेल देखेंगे बनाते किस तरह से। कुछ सैंपल नेट से, कुछ जो लोगों के जो ओरिजिनल सैंपल होते हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, जैसे कि मोटिवेशन लेटर है, सीवी है, रिकमेंडेशन लेटर होता है, इसके अलावा कवर लेटर है, फिर रिसर्च प्लान है, रिसर्च प्रपोजल है। इस तरह के काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स जो है इंशाल्लाह वो सारे हम इसमें डिस्कस भी करेंगे, सैंपल भी देखेंगे, कुछ देखेंगे भी सही कि बनाए किस तरह जा सकते हैं। उसके बाद जो है नॉर्मली ये वाला जो पॉइंट है थर्ड वाला, ये भी एक हमारा टॉपिक रहेगा। इसमें ज़्यादातर पीएचडी वाले लोगों को ज़रूरत पड़ती है, और सम टाइम कहीं कहीं जो है एमएस वालों को भी ज़रूरत पड़ती है कि आपके पास प्रोफेसर की एक्सेप्टेंस हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। और ये इंतहाई टेक्निकल काम है, सीधा सीधा काम नहीं। आप लोगों को भी काफ़ी का एक्सपीरियंस होगा। हमारे पास मैसेज अभी कुछ दिन पहले मैसेज था, मैंने 200 बंदों को रिप्लाई मैसेज किया है, किसी का भी रिप्लाई नहीं आया। तो वो रिप्लाई क्यों नहीं आता, क्या वजह है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। टेक्निकल पॉइंट है, इसको इस तरह से नहीं है कि हर प्रोफेसर को ईमेल करते जाए। जब ये टॉपिक आएगा तो इंशाल्लाह इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बेशुमार लोगों का मैसेज आ रहा होता है कि सर मैं अपना प्रपोजल वहां से ना बना लूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। तो किस हद तक ये हेल्पफुल है और कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ नहीं करना, ये भी इसमें डिस्कस करेंगे। और उसके बाद कुछ जो कॉमनली जो हम पाकिस्तानी ज़्यादातर स्कॉलरशिप देख रहे होते हैं जिन पे अप्लाई भी करते हैं, जैसे कि चाइना है, कॉमनवेल्थ है, हंगरी की आती हैं, रोमानिया की आती हैं, इस तरह के कोई 15-20 स्कॉलरशिप जो है कॉमन कॉमन जो आती हैं, उनकी लिस्ट भी देखेंगे, उनकी डेडलाइन वगैरह भी देख लेंगे, और उनको थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस भी कर लेंगे कि उनमें कैसे अप्लाई किया जाता है। और उसके बाद है, ये भी बड़ा आखिरी पॉइंट भी इंतहाई अहम है, कि कुछ काम हमें करने पड़ते हैं जिसकी वजह से हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। वो कौन से काम है, हमें क्या क्या करना पड़ेगा, वो आगे चल के इंशाल्लाह जब टॉपिक आएगा डिटेल में डिस्कस। ये है पूरे कोर्स की आउटलाइंस मोटी मोटी। ठीक है। ये थोड़ी सी नजर आ रही है, लेकिन थोड़ी सी नहीं, काफी सारी है, इनके अंदर काफी डिटेल है। अब हम जो आज जो कवर करेंगे वो सिर्फ है कि टाइप ऑफ स्कॉलरशिप, उसके अंदर काफी सारी चीजें, और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, जो है सेशन है जहाँ टॉपिक के लिए। ये इंशाल्लाह एंड पे जब खत्म होगा तो आपको थोड़ा अंदाजा हो जाएगा किस तरह से इम्पोर्टेंट है। अब जो है स्कॉलरशिप के टाइप्स जो है वो, एक तो मैंने इसको, अच्छा इसकी कहीं ना तो इसकी ज़्यादा बुक्स हैं ना कोई इस तरह के ऑनलाइन कोर्सेज हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने थोड़ा सा दोस्तों की जो है देख के ना कि इनको ज़रूरत होती है लोगों को, तो मेरा ख्याल है इस तरह के बहुत कम ही शायद ही कोई आपको कोर्स मिले, तो ये मैंने ये चीज़ों को जहन में रख के ये कोर्स को डिज़ाइन किया है। ठीक है। तो यकीनन फिर ये क्लासिफिकेशन भी मेरी अपनी की हुई है, ना किसी बुक वगैरह में क्लासिफिकेशन नहीं है। दो टाइप्स की स्कॉलरशिप नॉर्मली हमारे पास आती है। अच्छा एक दफा मुझे कोई बता दे कि आवाज वगैरह क्लियर है, स्क्रीन शो हो रही है? जी सर, आवाज भी क्लियर है और स्क्रीन भी हो रही है शो। ठीक, डन हो गया। अब एक आती है एचएससी बेस्ड स्कॉलरशिप और दूसरी आती है डायरेक्ट एप्लीकेशन से स्कॉलरशिप। हैं दोनों ये इंटरनेशनल, ये पाकिस्तानी स्कॉलरशिप में इस कोर्स का हिस्सा नहीं है। ठीक है। ये सारी इंटरनेशनल स्कॉलरशिप है। अपने थोड़ा फर्क देख लेते हैं कि एचएससी बेस्ड कौन सी होती है और डायरेक्ट स्कॉलरशिप कौन सी है। पहले एचएससी की बात कर लेते हैं। होंगी एचएससी के थ्रू, लेकिन ये भी इंटरनेशनल बाहर की स्कॉलरशिप होगी, यहाँ की मैंने कहा कि कोर्स का हिस्सा ही नहीं है। ठीक है। एचएससी की जो स्कॉलरशिप होंगी वो किसी बाहर बाहर की कंट्री की स्कॉलरशिप होंगी, लेकिन वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, एचएससी के थ्रू होंगी, यानी कि आपने अप्लाई एचएससी के थ्रू करना है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं, हंगरी हंगरी की जो स्कॉलरशिप आती है हमारे पास वो एचएससी बेस होती है। आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। आपने क्या करना है कि एचएससी के पोर्टल के ऊपर भी एप्लीकेशन मुकम्मल करेंगे, हंगरी के पोर्टल के ऊपर भी मुकम्मल करेंगे। ठीक हो गया, तो तब आपका ये काम आगे चलेगा। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि फिर जब एचएससी बेस होगी इंटरनेशनल स्कॉलरशिप, ये मैंडेटरी है। आपने अगर पीएचडी और एमएससी के लिए कर रहे हैं तो हेड टेस्ट देना और क्लियर करना है। ठीक है। और अगर आप दे रहे हैं अंडर ग्रेजुएट के लिए तो आपको यूसेट टेस्ट देना पड़ेगा। ये एचएससी बेस इंटरनेशनल स्कॉलरशिप की बात हो रही है। अगर आपने
एक तो नंबर वन बात हो गई कि दोनों पोर्टल पे एप्लीकेशन मुकम्मल करनी है, एचएससी की पोर्टल पे, और जिस कंट्री की भी होगी उस कंट्री का जो भी अपनी वेबसाइट या पोर्टल होगा वहां पे मुकम्मल करनी है। और यू सेट और ये जो है हेड टेस्ट भी लाजमी है, इसके अलावा अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जो है अगर आपने ये सारा काम कर लिया, फिर अगर आपका टेस्ट भी क्लियर हो गया और आप नॉमिनेटेड होंगे, तो सबसे पहले जो इनिशियल नॉमिनेशन है एचईसी के थ्रू होगी। एचईसी आपको नॉमिनेट करेगा तो बाहर वाले कंसिडर करेंगे, वरना बाहर वाले भी नहीं करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद जो है जब आप एचएससी के थ्रू अप्लाई करेंगे तो फिर यकीनन एचएससी बॉन्ड जो है आपसे साइन करवाता है, एक एग्रीमेंट साइन करवाता है। उसके अंदर कुछ कंडीशन और टर्म्स होती हैं, जो मेजर कंडीशन और टर्म होते हैं वो यही होते हैं कि भाई आपने कोर्स करके वापस पाकिस्तान आना है। ठीक हो गया। और उसके बाद जो है, हाँ वही अगला पॉइंट वही आ गया, मैंडेटरी टू रिटर्न टू होम कंट्री, यानी कि आपने जब कोर्स पूरा करना है तो आपने हर सूरत वापस आना है पाकिस्तान में। और ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान में आके चले जाना है। अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन आई थिंक वो कुछ इस तरह से है कि जितना लेंथ होगी कोर्स की उतना अरसा आपने पाकिस्तान में जो है गुजारना है, उसके बाद आप दोबारा कहीं भी जा सकते हैं, उससे पहले नहीं जा सकते। तो ये कुछ इस तरह से कंडीशन है। तो बात सिंपल सी ये होगी कि जिस तरह हंगरी की मैंने आपको बात की, हंगरी है, कॉमनवेल्थ है, ये है बाहर की स्कॉलरशिप, लेकिन ये स्कॉलरशिप डायरेक्ट इंडिविजुअल अप्लाई नहीं कर सकता। वो दे देते हैं एचईसी को, एचईसी को कहते हैं कि ठीक है भाई आप ऐसा करें कि नॉमिनेशन करें। फिर एचईसी एक अपनी वेबसाइट पे लगा देता है ऐड इनका कि भाई हमारी जो है वेबसाइट यहाँ पर भी अप्लाई करें, और कॉमनवेल्थ की आई हुई है तो वहां भी अप्लाई कर लें। फिर अब एचईसी के टेस्ट वगैरह क्लियर करेंगे तो एचईसी क्या करता है कि उन लोगों को शॉर्ट लिस्ट करके आगे डेटा भेजता है कि भाई इतने बंदों ने अप्लाई आपकी वेबसाइट पे किया है, लेकिन हमने इनको शॉर्ट लिस्ट किया है, इनको कंसिडर करें, बाकी को आप ड्रॉप कर दें। तो वो जो एचएससी की नाम जो भेजेगा वही आगे कंसिडर होंगे, बाकी लोग कंसिडर नहीं होंगे। और बाकी ये कंडीशंस आपके सामने हैं कि बॉन्ड भी होगा, वापस भी आना है, ये सारी चीजें इसके अंदर शामिल होंगी। अब आ जाए इंटरनेशनल वाली। अब जो इंटरनेशनल, इनके इंटरनेशनल तो वो भी है, ये है डायरेक्ट एप्लीकेशन। अब डायरेक्ट एप्लीकेशन क्या है, इसमें एचएससी इन्वॉल्व नहीं होता। जब एचएससी इन्वॉल्व ही नहीं है तो फिर हेड टेस्ट और यू सेट टेस्ट देने की भी जरूरत नहीं है। और आप इसमें क्या करते हैं, आप जो भी कंट्री है डायरेक्ट उनकी वेबसाइट पे जाते हैं और वहां पर जाके एप्लीकेशन अपनी अपलोड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल डैड, जिस तरह जर्मनी की एक एजेंसी है, जिस तरह हमारे पास एजेंसी है ना एचईसी, जर्मनी के अंदर डैड वाले काम करते हैं। डैड की एप्लीकेशन एचईसी के थ्रू नहीं है, वो आप डायरेक्ट एप्लीकेशन वहां दे सकते हैं, और एक ही एप्लीकेशन आपने देनी होगी। फॉर एग्जांपल इसी तरह मैं बात करता हूँ, एक आती है यहाँ पर जो है हांगकांग में आती है, फेलोशिप के नाम से आती है, मास्टर्स और पीएचडी के लिए बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है, कोई 300 स्कॉलरशिप पर ईयर वो जो है ऑफर करते हैं। वो भी एचएससी के थ्रू नहीं है। जब एचएससी के थ्रू नहीं है तो आपने ना उसमें अपना यू सेट की जरूरत है, ना हेड की जरूरत है, ना एचएससी के ऊपर एप्लीकेशन डालने की जरूरत है, और ना ही फिर आपका बाउंड होगा, आपकी मर्जी आप आते हैं या नहीं आते, और ना ही फिर वापस आने की कंडीशन है। हाँ अलबत्ता ये है कि फिर भी कुछ जो कंट्रीज डायरेक्ट भी होती हैं वो कंट्री पाबंद करती हैं आपको, ठीक है आप कोर्स करके वापस चले जाएं, लेकिन एचएससी के साथ आपका कोई वो एग्रीमेंट नहीं है कि भाई हम करके वापस आएंगे। ठीक है। तो ये तो हो गया एक टाइप हमने पढ़ा जो कहता है एचईसी बेस और डायरेक्ट एप्लीकेशन, यानी कि एक क्लासिफिकेशन मैंने इस हिसाब से की। ठीक हो। तो अब इसके थोड़े पहले आगे बाद में जाते हैं, पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो जो डायरेक्ट एप्लीकेशन है वो बहुत फायदेमंद है। एक तो यार आपको कंडीशंस एंड टर्म्स नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है, आपकी मर्जी आते हैं या नहीं आते। दूसरा बहुत ये बड़ा मुश्किल होता है ज्यादातर लोगों के लिए हेड टेस्ट और यूसेट टेस्ट क्लियर करना, खसूसन उनके लिए जिनका बैकग्राउंड मैथ वगैरह से नहीं होता। ठीक हो गया। उनके लिए बड़ी परेशानी होती है पास करना। और फिर इनके अपने बहुत सारे मामलात होते हैं, वो आगे मैं आपसे कुछ रियल एक्सपीरियंस हैं। एक तो जो है मेरी कुलीग है अभी फंसी हुई है इस चक्कर में, उनका हंगरी का टेस्ट क्लियर है लेकिन अभी तक एचएससी के चक्कर लगा रही हैं। तो इस तरह से भी इश्यूज आते हैं, वो आगे चल के इंशाल्लाह साथ साथ डिस्कस करेंगे फिर। अब दूसरी जो टाइप है, यानी कि एक क्लासिफिकेशन और तरीके से की गई है, वो है पार्शली फंडेड और फुली फंडेड। ठीक है। अब एचईसी के थ्रू हो या डायरेक्ट हो, इन दोनों टाइप के ऊपर ये वाले टाइप भी हो सकते हैं कि पार्शली फंडेड है या फुली फंडेड है। अब जरा देखते हैं कि पार्शली फंडेड है या फुली फंडेड है कौन सी है, और इनमें होता क्या क्या है। जो फुली फंडेड होगी उसमें हर चीज कवर्ड होगी ऑलमोस्ट। नंबर वन तो सबसे पहली बात तो ये होगी कि फुली फंडेड के अंदर ट्यूशन फीस जो होगी आपने वहां कुछ भी नहीं देना, आपकी टोटल फीस माफ होगी। ठीक हो गया। फीस पूरी की पूरी आपकी कवर्ड होगी, चाहे वो जो है 10,000 पाउंड हो पर ईयर, या 10,000 पाउंड हो या डॉलर हो, जितनी भी हो वो टोटल आपकी कवर्ड होगी, आपने रुपया भी एक जेब से नहीं देना।
और उसमें स्टेपेंड भी मिलता है। अब ये जाहिर बात है डिफरेंट जो है क्या कहते हैं स्कॉलरशिप का डिफरेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल कॉमनवेल्थ का है, उनका तकरीबन कोई सब मिला शुरू के जो है 1500 पाउंड बनता है पर मंथ। और इसी तरह जो जर्मनी वाला डैड है, उसका आपके 1000 या इससे थोड़ा ज़्यादा ही बन जाता है, सारी चीज़ें मिला के स्टेपेंड और कुछ और बाकी एक्टिविटीज़ के कुछ अलाउंसेस वगैरह होते हैं, वो मिला के 1000 पाउंड तक उनका भी बन जाता है, पर मंथ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो फुली फंडेड में फीस कवर्ड होगी, फुली फंडेड में स्टाइपेंड भी होगा। डिफरेंट स्कॉलरशिप का डिफरेंट है, कहीं कम है कहीं ज्यादा, लेकिन होगा। उसके अलावा जो है ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस जो है, अच्छा ये जरूरी नहीं है कि फुली फंडेड का हिस्सा हो। अगर ट्रेवल अलाउंसेस नहीं भी हैं, ये ऊपर वाली दोनों चीजें हैं, तो बस फुली फंडेड है। ठीक हो गया। कुछ कंट्रीज हैं जिस तरह कॉमनवेल्थ है, वो आपको जो है आने जाने का टिकट भी देते हैं। और इसी तरह से जो है आपने मैंने डैड की बात की जर्मनी की, वो भी आने जाने का टिकट देते हैं। और भी इस तरह बेशुमार स्कॉलरशिप्स हैं जो आने जाने का टिकट भी देती हैं। लेकिन आने जाने का टिकट दें या ना दें, दोनों सूरतों में फुली फंडेड। सिर्फ ऊपर वाली दो कंडीशंस अगर फुलफिल हो रही है तो फुली फंडेड है, ठीक है। फिर इनके अंदर जो फुली फंडेड है, जिस तरह कॉमनवेल्थ की बात मैंने की, डैट की बात की, ये पर्टिकुलरली जो पीएचडी है, इनके बहुत सारी रिसर्च एक्टिविटीज भी होती है, इनके ऊपर अखराजात आते हैं, तो ये भी कवर करते हैं, उसका अलग से पैसे देते हैं वो आपको। और ये जो मैंने दो का बार बार जिक्र कर रहा हूँ, कॉमनवेल्थ और जो है जर्मनी का डैट, ये सिर्फ इसका ही नहीं देते, ये अगर आप शादीशुदा हैं, आपके बीवी बच्चे हैं, तो उसका अलग से अलाउंस मिलता है आपको। इसके अलावा हाँ, ये होगी फुली फंडेड के अंदर, ठीक है। अब फुली फंडेड वो होगी जिसके अंदर फीस फुल आपकी कवर्ड हो और स्टाइपेंड मिलता हो। ये जो चीजें हैं तो समझ लिए फुली फंडेड है। बाकी ट्रेवलिंग अलाउंस भी है, वो अगर मिल जाता तो समझ लिए एक्स्ट्रा आपको फायदा हो गया। और रिसर्च एक्टिविटीज भी है, इवन के मेडिकल इंश्योरेंस भी होती है, हेल्थ इंश्योरेंस भी होती है। फिर मैंने जैसे कहा कि कॉमनवेल्थ की बात बार बार कर रहा हूँ, इसमें अगर आप शादीशुदा हैं तो बीवी और बच्चों का अलाउंस भी है, वो भी आपको मंथली मिलता है, ठीक है। तो ये एक स्पेसिफिक एग्जांपल है, लेकिन मैंने कहा कि अगर दो चीजें ऊपर वाली कवर हैं, आपको फुल ट्यूशन फीस कवर्ड हो रही है, आपको स्टाइपेंड मिल रहा है, तो ये फुली फंडेड कहलाएगी। बेशक उसमें ट्रेवलिंग अलाउंस हो या ना हो, बेशक उसमें रिसर्च एक्टिविटीज की मिले या ना मिले, फुली फंडेड है। अब आ जाए पार्शली फंडेड पे। पार्शली फंडेड क्या होगा? पार्शली फंडेड में ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ फीस कवर्ड होती है, बाकी कोई चीज नहीं मिलती है आपको। और फीस भी ये जरूरी नहीं है कि फीस जो है सारी की सारी कवर्ड हो। सम टाइम ये होता है कि 75% फीस कवर होती है, बाकी 25% आपने खुद देनी होती है। सम टाइम ये होता है कि 50% फीस वो आपकी कवर्ड होती है, 50% आपने देनी है। सम टाइम ये होता है कि ओनली 25% कवर होती है, बाकी जो है 75% आपने खुद देनी है। तो ये डिपेंड करता है डिफरेंट स्कॉलरशिप्स के ऊपर। लेकिन इस तरह की कंडीशंस के अंदर पार्शली फंडेड होगी। पार्शली फंडेड के अंदर आपको जो है स्टाइपेंड नहीं मिलता, आपको आने जाने का कोई जो है अलाउंसेस वगैरह नहीं मिलते, और ना ही आपको रिसर्च की एक्टिविटीज के कोई पैसे वैसे मिलते हैं, कुछ भी नहीं मिलता। सिर्फ फीस होती है, फीस मैंने कहा कंडीशंस होती हैं। ये हो सकता है 100% कवर हो, पॉसिबल है कि 75% कवर हो। नॉर्मली ये वाले जो इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, ये वाले स्टेजेस होते हैं कि 100%, 75%, 50% या 25%। तो इनको पार्शली फंडेड कहते हैं। ये हो गया फंडिंग के बेस के ऊपर जो है इसके टाइप्स। मलिक होमिया काइंडली म्यूट योर माइक। हाँ जी, ये काइंडली माइक म्यूट रखें ताकि जो है ना सेशन थोड़ा सही हो सके इंशाल्लाह, ठीक है। तो बाकी हम करेंगे, गुफ्तगू करेंगे वहाँ भी, जो है क्या कहते हैं ग्रुप के अंदर व्हाट्सएप में। आप बेफिक्र हो जाइए, मैं यहीं हूँ, मौजूद हूँ आपके साथ। अच्छा, ये हो गई स्कॉलरशिप, यानी कि हमने एक तो टाइप इस हिसाब से क्लासिफिकेशन की कि एचएससी बेस है या डायरेक्ट एप्लीकेशन है। फिर हमने बात की फंडिंग के हिसाब से कि फंडिंग कितनी है, क्या क्या मिलेगा, ठीक है। उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन की। जो तीसरी क्लासिफिकेशन है वो इस हिसाब से है कि ये इसका स्पॉन्सर कौन है, ये पैसे देगा कौन। एक होती है एजेंसी बेस स्कॉलरशिप, दूसरी होती है यूनिवर्सिटी बेस, और तीसरी होती है प्रोजेक्ट बेस। अब एजेंसी ये वाली एजेंसी नहीं है कि हम वहाँ कहीं गए और बाहर एजेंसी वाला बैठा हुआ स्कॉलरशिप दिला रहा, वो उस एजेंसी की बात नहीं हो रही, इस एजेंसी की बात हो रही है। जिस तरह पाकिस्तान में हमारी एजेंसी एचएससी है, ठीक है, हायर एजुकेशन पूरी की वही देखती है पूरे मुल्क में। वो फंड भी देती है, वो बाकी मामला को भी देखती है हायर एजुकेशन के। हमारे पास एचएससी जो है एजेंसी है, ठीक हो गया। इसी तरह डैट जो है वो जर्मनी की एजेंसी, और नॉर्मली हमारे बहुत सारे लोग इसमें जा रहे होते हैं पाकिस्तान से, और ये बहुत अच्छी फंडिंग करते हैं। और इसी तरह कॉमनवेल्थ यूके की जो है। फिर इसी तरह जो है सीएससी जो है वो आपकी चाइना की एजेंसी है, ठीक है।
वो फंडिंग्स दे रही थी। तो इन एजेंसीज में बात कर रहा हूँ। एक स्कॉलरशिप्स आती है एजेंसी की बेस पे, यकीनन आपका एडमिशन तो यूनिवर्सिटी में होगा, आपने पढ़ना भी यूनिवर्सिटी में है, लेकिन जो स्कॉलरशिप की पेमेंट है वो यूनिवर्सिटी नहीं देती, वो आपको ये एजेंसियां दे रही होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कहीं स्कॉलरशिप पे पाकिस्तान में हो जाता है लेट्स सपोज, तो वो एक्चुअली अगर एजेंसी के थ्रू एचईसी के थ्रू है तो यूनिवर्सिटी ने आपको पेमेंट नहीं करनी, वो जो फंड है वो एचईसी से आ रहा होगा। हाँ वो एक अलग चीज है कि बेशक वो यूनिवर्सिटी वाले को दे, यूनिवर्सिटी वाले आपको दे, ठीक है। इसी तरह जो जर्मनी में होता है, वो क्या करना होता है कि हमने एडमिशन लेना होता है यूनिवर्सिटी में, और यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेते हैं, एडमिशन हो जाता है, वो सारा फिर हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगा के जो भी अपनी एप्लीकेशन है वो डैड के पोर्टल पे मुकम्मल करते हैं। अगर डैड मान जाता है ठीक है भैया आपका एडमिशन हो गया, हम फंडिंग देते हैं, तो डैड फिर क्या करता है यूनिवर्सिटी को देता है, यूनिवर्सिटी आपको फंडिंग आगे देती है। ठीक हो, इसी तरह कॉमनवेल्थ है। ठीक होगा। और कॉमनवेल्थ में मैंने कहा था कि ये जो है यूके की है, और इसमें फिर वो एचईसी के थ्रू है। आप एचईसी के थ्रू नॉमिनेट तो हो गए, एचईसी ने तो कुछ नहीं देना, एचईसी ने तो जस्ट आपको जो है शॉर्ट लिस्ट करके भेज दिया और आप वहां चले गए। और आपने कॉमनवेल्थ में तो नहीं जाना, आपने किसी यूनिवर्सिटी में जाना है, लेकिन वो सारे आपके पास डॉक्यूमेंट, सारी डॉक्यूमेंटेशन होगी, जिस यूनिवर्सिटी में जाएंगे उस यूनिवर्सिटी को आपके हिस्से की फंडिंग मिलेगी कॉमनवेल्थ से। ठीक हो गया। तो ये होती है एजेंसी बेस। उसके बाद होती है यूनिवर्सिटी बेस। इसमें कोई बड़ी एजेंसी नहीं होती, सिंगल सिंगल यूनिवर्सिटी देख रही होती है। आप इटली में आप बहुत सारे दोस्त होंगे ग्रुप में वहां देख रहे होंगे, इटली के अंदर कोई इस तरह की एजेंसी नहीं है बड़ी। वहाँ हर यूनिवर्सिटी अपनी ही फंडिंग लेके आती है, और उनके जो है आप अप्लाई करें तो वही यूनिवर्सिटी आपको फंडिंग दे रही होती है जिसमें आपका एडमिशन होता है। ठीक है। ये इटली में कॉमन केस है। इसी तरह भी एक जो है मेरे ख्याल है चल रही है अभी भी, रशिया की एक यूनिवर्सिटी है स्कूल टेक यूनिवर्सिटी, उसकी एमएस की मेरे ख्याल है डेट है, पीएचडी की शायद खत्म हो गई है, 15 तक है। ठीक है। तो ये भी एक सिंगल यूनिवर्सिटी की एजेंसी नहीं है, सिंगल यूनिवर्सिटी है जहां उन्होंने काफी सारे कोर्स अनाउंस किए हुए हैं और स्कॉलरशिप दे रहे हैं। अगर किसी का हो जाता है तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी वहां पर। ठीक है। और फिर आ जाता है प्रोजेक्ट बेस। अब जो प्रोजेक्ट बेस है ये एक्चुअली ना ही तो यूनिवर्सिटी अपने पैसों से दे रही होती है, ना कोई एजेंसी है। ये क्या होता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिनके प्रोजेक्ट्स होते हैं। अब वो प्रोजेक्ट क्या होता है, किसी प्रोफेसर ने जो उनके ऊपर प्रपोजल बनाए हुए थे, वो उस जो है प्रोजेक्ट को विन कर लेते हैं कि भाई ठीक है हम आपको ये प्रोजेक्ट करके देंगे। फिर वो कंपनी क्या करती है, उस प्रोफेसर को जो वो भी टीम होती है जो भी, उनको दे देते हैं जितना भी है, 1 करोड़ है 10 करोड़ है जो भी है फंडिंग, उनको दे देते हैं कि ठीक है आप ये पैसे ले लें, हमें ये प्रोजेक्ट पूरा करके दे दें। वो प्रोफेसर हजरात क्या करते हैं कि पीएचडी या पोस्ट डॉक या एमएस के स्टूडेंट्स, एमएस के कम होते हैं प्रोजेक्ट्स में, ज्यादातर ज्यादातर पीएचडी और पोस्ट डॉक के। ठीक है। तो वो उन स्टूडेंट्स को हायर साथ करते हैं, उनको साथ लगाते हैं, प्रोजेक्ट मुकम्मल करते हैं। तो पैसा कहाँ से आता है, पैसा जिस किसी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोजेक्ट है वो उस प्रोफेसर या उस रिसर्चर की टीम को देगा। तो वहां से वो पैसा जो फिर वो प्रोफेसर खुद भी इस्तेमाल करें, उस काम के लिए भी इस्तेमाल करें, जो उन्होंने बाकी टीम हायर की है, फॉर एग्जाम्पल मेरे जैसा आप जैसा बंदा वहां चला गया पीएचडी में, तो उसको भी उसी फंड से पैसे मिलेंगे। अब ये टाइप्स मुकम्मल हो गए हैं। ठीक है। अब इनके अंदर ये देखने की बात है कि यार मैं कौन से वाले पे जाऊं। पहली बात तो यार आपको जो भी मिल जाए उस पे जाएं, नंबर 1। नंबर 2, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी आ जाते हैं जो कहते हैं हमें तो सारी मिल रही है, हमें उधर से भी मिल गई, उधर से भी मिल गई, वहां से भी मिल गई, किस में जाऊं। तो फिर जो सबसे ज्यादा अथेंटिक होती है एजेंसी बेस वाली होती है। ये प्रोजेक्ट बेस वाले में असल में कुछ रोले हो जाते हैं, प्रोजेक्ट होता है बीच में कैंसिल हो गया, तो फिर वो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सफर करते हैं, वह उनके लिए परेशानी बनती है, क्योंकि फंड्स खत्म हो जाते हैं, फिर जाहिर बात है प्रोफेसर भी जेब से नहीं देते, तो फिर वो मामला उनके लिए खराब होता है। और यूनिवर्सिटीज का नॉर्मली ठीक है, लेकिन इनके अंदर भी कुछ शिकायत सुनने में आती हैं, कुछ कर लेते हैं, इश्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये आपके प्रोफेसर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अगर कोई मसला हुआ बीच में, उसने देखा परफॉर्मेंस सही नहीं है या वैसे कोई और इश्यू हुआ, तो प्रोफेसर कहेगा तो बंद हो जाएगी आपकी फंडिंग। ठीक हो गया। लेकिन नॉर्मली जो होती है एजेंसी बेस, वो इतना सबसे अथेंटिक कहलाती है क्योंकि वो इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। वो क्योंकि पूरा पीछे एक एजेंसी जो बनी इस काम के लिए, उसने सिर्फ स्टूडेंट को नहीं देखना, अब डैड है या कॉमनवेल्थ है तो उसने खाली स्टूडेंट को तो नहीं देखना, उसने पीछे जो है आपके इंटरनेशनल रिलेशन है, जिस जिस कंट्री से स्टूडेंट है उसको भी देखना है कि 4-5 स्टूडेंट है मेरे पास, इनको फंडिंग नहीं मिलेगी तो हमारे हालात खराब होंगे, हमारे ताल्लुकात खराब होंगे कंट्री के साथ, कि हमारे स्टूडेंट वहाँ आए, आपने उनकी फंडिंग बंद कर दी, पहले फंडिंग दी फिर बंद कर दी। तो जो प्रोफेसर बेस यूनिवर्सिटी बेस नॉर्मली प्रोफेसर बेस होती है कि प्रोफेसर ने लिए हुए होते हैं। और जो एक प्रोजेक्ट बेस होता है वो भी जरा छोटी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो वो इन चीज़ों को इतना कंसिडर नहीं करते। तो ये जो बड़ी एजेंसीज हैं ये फिर इन चीज़ों को कंसिडर करती हैं कि ठीक है हमने लिया है तब इनको पूरा करें। तो इशू कहीं भी आ सकता है, लेकिन जो एक्सपीरियंस रहा है, जो दोस्त शेयर करते हैं, वो सारा ये बताते हैं कि जो एजेंसी बेस है, जिस तरह से एचईसी है या डेड है या कॉमनवेल्थ है, सीएससी है,
ये यानी कि ज़्यादा अथेंटिक कहलाती है। बाकी इनमें ख़राब कोई भी नहीं है, आपको जो भी मिल जाए सब ठीक है। ठीक है, ये एक हम एक इंफॉर्मेशन के लिए बात कर रहे हैं। अब ये कुछ सवाल है, विच स्कॉलरशिप इज़ बेटर फॉर मी, मेरे लिए कौन सी बेहतर है। ये अक्सर दोस्तों का सवाल आता है हमारे पास भी कि सर मुझे वहाँ मिल रही है वो पार्शली फंडेड है, मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। सर वो फीस कवर कर रहे हैं, दे कुछ नहीं रहे, मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। भाई पहली बात तो ये है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको जाना चाहिए कि नहीं। कुछ मैंने यहाँ छोटे छोटे सवाल लिखे हैं, उनसे हमें बड़ी हेल्प मिलेगी। ये असल में जो आज का टॉपिक था, क्लासिफिकेशन अहम नहीं है, क्लासिफिकेशन इसकी अहम नहीं है, ना ही हमारे कोर्स में आनी ना पेपर में आनी है। ये जो क्लासिफिकेशन है, ये जब आपको समझ में आएगी तो आपको फैसला करना आसान होगा, आपको फैसला करना आसान होगा मैं इसमें जाना या नहीं जाना। अब एक बात ये सुन लें, अक्सर एक सवाल आता है कि सर ये स्कॉलरशिप हो जाएगी आराम से। तो भाई सिंपल सा जवाब ये है कि स्कॉलरशिप आराम से नहीं, इंतहाई मुश्किल है हासिल करना। इंतहा मुश्किल नहीं है, इंतहाई मुश्किल है। उसका रीजन भी सुन लें भाई क्या है। अभी मैं थोड़ी देर पहले, क्योंकि याद मुझे भी नहीं रहता, मैं देख रहा था कि ये जो है कॉमनवेल्थ वाले कितना देते हैं। तो कॉमनवेल्थ वाले जो है पर मंथ तकरीबन देते हैं 1500 के पाउंड के करीब बन जाता है सारे अलाउंसेस वगैरह मिला के। अब मुझे बताएं कि 1500 पाउंड बनाए तो ये तकरीबन 5.5 लाख रुपए शायद बनता है पर मंथ। और आप अभी लगाएं 36 महीनों का, पीएचडी वाला बंदा जाता है 36 महीने लगाएगा, तो कितने पैसे बनेंगे, तो करोड़ों में काम चला जाएगा। तो मेरे भाई वो करोड़ों में जो पैसा देंगे, तो वो क्या ऐसे क्यों देंगे ऐसे बंदे को। वो कोई बंदा देखेंगे जिसमें टैलेंट देखेंगे, उसी को देंगे ना। और फिर दूसरी बात है, वो 10 या 15 या 6 वैकेंसियां होंगी, तो वो क्या हमारे लिए ओपन है, क्या हमारे लिए तो ओपन नहीं है, वो तो पूरी दुनिया के लिए ओपन है। अब एक 10 या 20 वैकेंसियां लेट्स सपोज के पूरी दुनिया के लिए ओपन है, तो जाहिर बात है टैलेंट ढूंढेंगे, उनको देंगे करोड़ों के हिसाब से पैसा, आपको और मुझे क्यों देंगे। ठीक हो गया। तो ये बड़ा अहम सवाल है कि आसानी से मिल जाती नहीं, बिल्कुल आसानी से नहीं मिलती, इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हाँ लेकिन अक्सर ये भी सवाल आता है, सर मिलती भी है या ऐसे लोग बस चक्कर चलाते रहते हैं। मिलती है, लोग जाते हैं, हजारों के हिसाब से जाते हैं, और पाकिस्तान में बहुत बहुत ज्यादा तादाद में लोग जाते हैं। लेकिन यकीनन इसके पीछे स्ट्रगल है, इसके पीछे स्ट्रगल है। लोग मेहनत करते हैं, टाइम ज़ाया करते हैं। काफ़ी सारी हमने कहानियां सुनी ग्रुपों के अंदर भी कि सर मुझे 15-20 दफ़ा रिजेक्ट किया गया, 4-5 इंटरव्यू रह गए, उसके बाद इंशाल्लाह माशाल्लाह हो गया मेरा। जाहिर बात है जब प्रोसेस में लगा रहता है, कोशिश में लगा रहता है, तो अल्लाह ताला जो है किसी की मेहनत को रायगा जो है ज़ाया नहीं करता, वो कहीं ना कहीं आ जाती है काम में। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप भी काम करेंगे तो कोई इतना इशू नहीं, हो जाएगा, लेकिन मेहनत के साथ है। जिन लोगों का ज़्यादातर ये होता है कि सर मेरी बस सारी हर चीज़ बना के एप्लीकेशन अपलोड कर दें, तो वो इस तरह की उम्मीद कम रखा करें कि उनका होगा। जाहिर बात है कि बंदा अगर अब खुद इतना नहीं कर सकता, तो फिर उसके लिए मामला आगे भी हैं। खाली वो एप्लीकेशन अपलोड तो नहीं होनी, बाद में जब एक स्टेज आएगा तो इंटरव्यूज भी होने हैं। अब जिस बंदे ने अपनी एप्लीकेशन को हाथ ही ना लगाया हो, सारी मुझसे कराई हो या किसी और से कराई हो, तो ये कॉमन सी बात है, तो इंटरव्यू में क्या बताएगा। ठीक है ना। और मैंने आपको पहले ही बताया कि जिसने करोड़ों के हिसाब से देना है, ऐसे तो नहीं बोलेगा 2 सवाल पूछेगा तुम्हारा नाम क्या, क्यों आना चाह रहे हो, भाई ठीक है आ जा, चलो हो गया तेरा काम। तो ऐसा नहीं है, तो यकीनन कुछ ना कुछ पूछेगा, ऐसा पूछेगा जिससे उसको पता चले कि जो है इसको क्या आता है। अब ये कुछ छोटे छोटे सवाल हैं। जब आपने फैसला करना कि यार मुझे पार्शली फंडेड पे जाना चाहिए, फुली फंडेड पे जाना चाहिए, या एचएससी बेस वाली पे जाना चाहिए, या डायरेक्ट वाली पे जाना चाहिए, तो ये आपको उसमें हेल्प करेंगे। मैंने कहा जी सभी बेहतर हैं, डिपेंड्स ऑन यू, आपके स्टेटस पे डिपेंड करता है। नंबर वन, आप मैरिड हैं, लेट्स सपोज जिस तरह मैं हूँ। अब मैं मैरिड भी हूँ, मेरे 3 बच्चे भी हैं। भाई मैं पार्शली फंडेड पे नहीं जा सकता। ठीक है, मैं ऐसी पे भी नहीं जा सकता जिसकी फुली जो है फीस फुली कवर्ड हो। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने तो वहां जाना है, तो मैंने तो कुछ पैसे वापस भी भेजने, मेरी बीवी है, 3 बच्चे हैं पीछे। तो ये मामला मेरे अकेले के साथ नहीं है, बहुत सारे साथी हैं जिनके साथ है। तो ऐसा बंदा जो मैरिड भी है, जिसके बच्चे भी हों, वो नॉर्मली नहीं जा सकता अगर वो स्टेटस भी उसका लो है। अगर हाँ पीछे बहुत वो स्ट्रॉन्ग स्टेटस है उसका फाइनेंशियली, तो शायद जा सकता हो, वरना नहीं। वरना वो पार्शली फंडेड पे नहीं जाएगा, फुली फंडेड पे जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह फिर ये है, डू यू वांट टू कम बैक पाकिस्तान। अगर आपने जारी बात है आना ही नहीं चाहते पाकिस्तान, तो फिर कोशिश करें कि एचएससी वाली बेस पे ना जाएं। एचएससी बेस पे जाएंगे तो आपको आना पड़ेगा। अभी वो वाले हालात। ठीक है, तो अगर आपने वापस नहीं आना, तो फिर एचएससी वाली बेस पे ना करें, फिर डायरेक्ट वाली पे करें।
क्योंकि नॉर्मली अभी मैं बता रहा था कि हालात ऐसे नहीं है कि बंदा वहाँ छुप जाए और वहाँ गायब हो जाए। अब आजकल जो है सारा जो है डिजिटल दौर है, तो जल्दी पता चल जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये मुनासिब नहीं है। अगर आपने वापस आने का इरादा नहीं रखते तो फिर कोशिश करें कि आप HSC वाली बेस पे अप्लाई ना करें। और वैसे भी वो कॉम्प्लिकेटेड और रूट उनका थोड़ा लंबा भी है और कॉम्प्लिकेटेड भी है। जो डायरेक्ट वाली है वो ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। तो उसके बाद अगला पॉइंट क्या कहता है? अब फाइनेंशियल स्टेटस, अब ये चीजें हैं कुछ जो है फाइनेंशियल स्टेटस। अब कुछ लोग हैं जो इनको कोई इशू नहीं है, वो पार्शली फंडेड पे भी जा सकते हैं, कुछ फीस खुद कवर करें, कुछ उधर से करवा लें। अब ये सारी चीजें कंसिडर करना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि जो फुली फंडेड की तरफ जाएंगे तो फुली फंडेड को अचीव करना, हासिल करना मुश्किल है एज कंपेयर टू पार्शली फंडेड। पार्शली फंडेड, आपने एडमिशन लेना है ना, तो एडमिशन पाकिस्तान में PhD में एडमिशन होना मुश्किल है, बाहर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना आसान है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, ठीक है। लेकिन बात वहीं आ जाती है फंडिंग की। किसी प्रोफेसर को अगर ईमेल करो ना, सर मैंने एडमिशन लेना है, मुझे एक्सेप्टेंस दे, ठीक है एडमिशन मिल जाएगा, फंडिंग अपनी ले जाओ। फंडिंग नहीं है हमारे पास। तो मेन जो इश्यू है रोला, वो फंडिंग का है, ठीक हो गया। तो आप जितना लेवल यानी कि नीचे आता जाएगा, पार्शली फंडेड की तरफ नजर दौड़ाएंगे तो पार्शली फंडेड को हासिल करना आसान है कि थोड़ी सी फीस उन्होंने कवर करनी, बाकी अपने जेब से भरना है। तो फिर वो भी कहते हैं ठीक है आ जाए यार आप दे दें। लेकिन आप देखें जी, फुली फंडेड हो, स्टेपन भी मिल रहा हो, हर चीज हो, तो इस तरह की फिर स्कॉलरशिप को हासिल करना भी मुश्किल है। अब ये सारी चीजें जो जहन में रखते हैं तो फैसला करना आसान हो जाता है। मैंने कहा जी मैं तो पार्शली फंडेड पे नहीं जा सकता, मेरे 3 बच्चे हैं, बीवी है, जारी बात है। मैं तो चाहता हूँ कि जो वहां जाऊँ कम से कम ₹1,00,000 महीने का बच्चे मैं घर भेजूँ, ताकि पीछे भी जो है निज़ाम चले और मैं भी वहां चलाऊं। अब एक यंग बंदा है, एक यंग बंदा है जिसके ना बीवी है ना बच्चे हैं, बेशक उसका स्टेटस बहुत अच्छा नहीं भी है फाइनेंशियल, तो वो जा सकता है पार्शली। उसका अगर फुली जो है फीस कवर्ड हो रही है तो मेरे हिसाब से बेस्ट है, कोई इशू नहीं है। वहां जाए, ऑनलाइन बहुत सारे काम कारोबार है। ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने आप लोगों से फीस ली है ना, अभी कुछ ना कुछ फीस ली है, मैं काम कर रहा हूँ ऑनलाइन। इस तरह आप भी कोई ना कोई स्किल थोड़ी सीख लेंगे, काम सीख लेंगे, ऑनलाइन काम करें, वहां से बैठ के करें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो फीस आपकी वैसे ही कवर हो रही है। कुछ आपने चलो वीजा शुदा का प्रोसेस का कुछ आपने खुद कुर्बानी दी, बाकी कुछ अखराजात तो आप खुद से निकाल सकते हैं आप, ठीक हो गया। तो मैंने कहा जो यंग बंदा है, जो मैरिड नहीं है, जिसकी शादीशुदा नहीं है, तो वो पार्शली फंडेड पे जा सकता है। लेकिन फिर भी उसने खुद फैसला करना होगा कि ये कितनी फीस कवर करनी पड़ेगी, कितनी मैं कर सकता हूँ, कितनी नहीं कर सकता। यकीनन कुछ ना कुछ काम वो कर सकता है ऑनलाइन बैठ के वहां पर भी। फिर ये भी एक इशू है कि आपने वापस आना, यानी ये भी आपको हेल्प करेगा अगर आपका इरादा ही कोई नहीं वापस आने का। अब जिस तरह मैं हूँ तो मुझे कोई इशू नहीं है HSC के थ्रू जाने का, मैं जाता हूँ तो, क्योंकि मैंने तो जारी बात बीवी बच्चे, मैंने तो वापस आना है हर सूरत में। अगर वैसे भी जाता हूँ डायरेक्ट तभी वापस आना है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे फैसला करने के, भाई मैंने कौन से वाली पे जाना है। तो हम तो जहन में यही रखते हैं कि फुली फंडेड हो। मैंने कहा फुली फंडेड तो हो, लेकिन फुली फंडेड फिर मुश्किल भी है हासिल करना, ठीक है। मैंने 2021 में गालबन या 22 में, ठीक है, मुझे एक्सेप्टेंस लेटर जो है ना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से मिल गया था PhD के लिए। एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया, सब कुछ हो गया काम। अब उन्होंने कहा जी फंडिंग अपनी ले आओ। फंडिंग के लिए मैंने जो है कॉमनवेल्थ के लिए अप्लाई किया। कॉमनवेल्थ के लिए जो अप्लाई किया था, HCC के थ्रू अप्लाई करना था। HCC के थ्रू अप्लाई किया तो मेरा पहला टेस्ट ही पास नहीं हुआ, खामोशी से बैठ गया मैं। तो इस तरह के जो है वो आते हैं, हर्डल भी आते हैं बीच में, ठीक हो गया। तो इस तरह की चीजें हैं कुछ, जो है ये चीजें फिर हेल्प करती हैं फैसला करने में कि हमें किस तरफ जाना चाहिए। तो ये तकरीबन हमारा जो है सेशन इस पे पूरा हो गया है, और तकरीबन जो है सेशन के रहे भी 3-4 मिनट के हैं। इसके बाद जो है मैं उस पे मौजूद हूँ ग्रुप के अंदर, जो व्हाट्सएप पर है, ठीक है। अब ये आज वाली प्रेजेंटेशन में भी शेयर कर देता हूँ, रिकॉर्डिंग भी शेयर कर देता हूँ। आप कोई भी सवाल इसके हवाले से हो तो पूछे, जिसने टेक्स्ट करना है टेक्स्ट करे, जिसने वॉइस मैसेज करना है वॉइस करे। अगर कोई ग्रुप में मुनासिब नहीं समझता करना, प्राइवेट करना चाहता है तो बेशक प्राइवेट करे, कोई इशू नहीं है। तो मैं अभी जो है ना तकरीबन आधा घंटा 40 मिनट आप लोगों के साथ ही मौजूद हूँ। वैसे भी आप करेंगे इंशाल्लाह मैसेज तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा, लेकिन ये जो 40 मिनट है अगले, ये आपके सेशन का हिस्सा ही होंगे, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप पे होंगे, ठीक है। तो इसी तरह की प्रेजेंटेशन हुआ करेगी, और ये बड़ी काम की चीजें, अगर आप इनको गौर से देखेंगे तो बड़ी काम की चीजें हैं। तो यकीनन काफी सारे दोस्तों को ऑलरेडी पता होगा ये, लेकिन कुछ दोस्त हो ऐसे होंगे जिनको ये पता नहीं होगा। तो इनशाला ये हेल्पफुल रहेगा। तो अब जो है 1 मिनट बाकी रह गया है, तो मैं अभी इसको क्लोज करके ग्रुप में हूँ, और ग्रुप में आप आ जाएं, जिस जिसका सवाल हो ग्रुप में आ जाएं। ये प्रेजेंटेशन भी ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ मैं।